नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुकामेज में। आज हम सामाजिक विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी पूरा सामाजिक विज्ञान के जितना भी क्वेश्चन है सब बताने वाले हैं आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न इतिहास का है। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडौन में। क्या हो जाएगा? सेडौन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेडौन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडौन के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो मैसूर के। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सा संधि हुआ? तो इसका हो जाएगा उत्तर फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। 8वां क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गणराज्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। 10वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? तो हो जाएगा मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरिबाल्डी का। अगला प्रश्न है यानी 11 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। किससे संबंधित था? व्यापारियों से। जलवेरिन किससे संबंधित था? व्यापारियों से। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा संधि कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। जिनेवा संधि कब हुई? तो 1954 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबू को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी, विक्टर एमुनुअल और काउंट काबू। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी, विक्टर इमैनुअल और काउंट काबू। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? तो लौसने की संधि। क्या हो जाएगा? लौसने की संधि। हीगेल किस देश के दार्शनिक था? तो जर्मनी। हीगेल किस देश के दार्शनिक था? तो जर्मनी। 23 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789। याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1789। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हंगरी। कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनान को।
इसे कहा जाता है यूनान को। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1864 में। प्रथम जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1864 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी। 31 नंबर क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 32 नंबर, बोहेमिया किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1871 में विलियम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी का। 1871 ईस्वी में विलियम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पोट्सडम के घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका हो जाएगा उत्तर जापान। पोट्सडम के घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया के राजा कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर एमैनुअल। सार्डिनिया के राजा कौन था? तो विक्टर एमैनुअल। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी, काउंट काबू, गैरिबाल्डी, तीनों था। मेजनी भी था, काउंट काबूर भी था और गैरिबाल्डी भी था। गैरिबाल्डी की जीवनी भारत के किस महापुरुष ने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 39 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी साहित्यकार का स्थापना। मेजनी क्या था? साहित्यकार था। क्या क्या स्थापना किया था? यंग इटली का स्थापना किया 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप का स्थापना किया 1864 ईस्वी में। रूस में जार का क्या अर्थ है? तो रूस में जार का अर्थ है रूस का सम्राट को कहते हैं। रूस का जार को रूस का सम्राट कहते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी के। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 44 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। 48 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के। 51 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन हो जाएगा इसका उत्तर। 52 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। 55 नंबर क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनसेविक। क्या हो जाएगा? मेनसेविक। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका उत्तर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। यानी रूस प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि से अलग हुआ? तो इसका उत्तर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। रूस के प्रतिनिधित्वात्मक
संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1905। 58 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। जैसे भारत में संसद को संसद बोला जाता है, उसी तरह रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है यानी 60 नंबर, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीनिन। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लीनिन। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका उत्तर है स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मई 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? तो हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? तो हेनरिक मार्क्स। 66 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा ग्रहण किया था। तो अगर तो आप लोगों से पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स किस विश्वविद्यालय से विधि शिक्षा ग्रहण किया था, इसका उत्तर हो जाएगा बोन विश्वविद्यालय। 67 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित था। आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीगेल। अगर ऑप्शन में रहे हीगेल तो हीगेल लगाइएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, दास कैपिटल नामक की रचना किसने किया? दास कैपिटल नामक की रचना कार्ल मार्क्स ने किया। और कब किया? तो 1867 ईस्वी में। लियो टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस थी। लियो टॉल्स्टॉय की रचना क्या था? वार एंड पीस थी। और गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय के विचार से प्रभावित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 71 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किसने किया? था रूस ने। पिछला भी क्वेश्चन था कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किसने किया? था रूस ने किया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा फान बोई चाउ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन। वियतनाम का एकीकरण हुआ 1975 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। 76 नंबर क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 1965 ईस्वी में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। याद रखिए, भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला प्रश्न है यानी 80 नंबर, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी में। 81 नंबर है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। 82 नंबर क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। पीछे भी था। पोट्सडम की घोषणा का क्या उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ खोला गया था? वियतनाम में। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ खोला गया? वियतनाम में। 84 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में प्रथम किसकी सरकार थी? बाओ दाई की। क्या उत्तर हो जाएगा? बाओ दाई की। दक्षिण वियतनाम में प्रथम किसकी सरकार थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाओ दाई की। 85 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? याद रखिएगा, अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद। किस अधिवेशन में? अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था, अक्टूबर 1920 में। अगला प्रश्न है यानी 87 नंबर, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में। 88 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 91 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। 92 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। 93 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1916 में। अगला प्रश्न है यानी 94 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 95 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा उमेश चंद्र चटर्जी। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। आप लोगों को रिवीजन हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में की हुआ था। और कौन किया था? तो केबी हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? कब हो जाएगा? 1925 में। किसने किया? तो केबी हेडगेवार। 100वां क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी चुना था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी। 101 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला है क्वेश्चन 102 नंबर, भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। 103 नंबर है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो हो जाएगा इसका उत्तर चंपारण में। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तो किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तो किसानों पर। 105 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। 105 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। 106 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन कब हुआ? तो 1920 में। क्या हो जाएगा? 1920 में। अगला प्रश्न है 107 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। 108 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के। किस नदी के? रावी नदी के। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। क्या था? मास्टरदा। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। कब हुआ था ये घटना? तो 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। किसका अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 112 नंबर, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 में।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। 1925 में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी स्थापना हुआ था। कौन किया था? तो के.वी. हेडगेवार ने किया था। सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। सविनय आज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो यह हो जाएगा बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड हत्याकांड के बाद की आंदोलन को स्थगित कर दिया। किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को। चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन की गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। 125 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तब सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? केसरे हिंद। केसरे हिंद। ये उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो मार्लो मिंटो सुधारकर ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। किस वायसराय के समय? तो लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1878 में। किस कानून के द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया गया था? आर्म्स एक्ट। किस एक्ट? आर्म्स एक्ट। कब? तो 1800 आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो 1879 में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब हुआ? 1889 में पारित हुआ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। और कौन किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कौन किया था? तो लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है 137 नंबर, मद्रास होम रूल की स्थापना, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट। कब किया था? सितंबर 1916 में। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। खेरा आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। कौन किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था। दयानंद अलग है, ये सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1929 में। क्या हुआ किया था? तो किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखा था। 11 सूत्री मांग, जो मानने से इरविन इनकार कर गया था। 11 सूत्री मांग, इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, दिल्ली समझौता के भी नाम से। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था।
इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। यानी स्त्री और पुरुष दोनों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में। क्या हो जाएगा? 1881। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 में। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? कौन किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1854 में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? था 1854 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। क्या हो जाएगा? मुंबई में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। कब हुआ? 1995 में। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम, याद रखिए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय। क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना घोषणा कब हुई? तो 1948 में। स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 में। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। जूट मिल भी कोलकाता में और सूती वस्त्र का भी उद्योग कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एबेनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन है? तब पटना हो जाएगा। राजधानी भी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में, सारण में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्व व्यापार संगठन यानी भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य
कब बना? इसका उत्तर हो जाएगा 1995। क्या हो जाएगा? 1995। अगला है क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ये उत्तर हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा ही बदल दिया था। मीरात उल अखबार का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। मीरात उल अखबार का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया और हरिजन का। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? समाचार पत्र का। तो यंग इंडिया और हरिजन का। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1895 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से हुआ था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन को स्वागत काले झंडे से हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 185 नंबर, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुआ था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ था? 1910 में। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। इतिहास का लास्ट प्रश्न है। इतिहास का आज का लास्ट प्रश्न है। पूरा प्रश्न आज का खत्म हो रहा है। इतिहास का आपके किताब का पूरा प्रश्न, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912 में। कब हुआ? 1912 में। अब आप लोग पानी उनी पी लीजिए। अब आप लोगों को मिलेगा भूगोल के प्रश्न। पूरा प्रश्न भूगोल का मिलेगा, इसलिए पानी उनी पी लीजिए। भूगोल का पूरा प्रश्न मिलेगा। आइयो साथियों, स्वागत है अब एडुका मेस के आज एसएसटी में ज्योग्राफी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। चलिए अब बगैर किसी देर के हुए आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं। चलिए, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई, कितनी इकाई? प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 10 गुने की वृद्धि होती है। याद रखेंगे, कितने गुने की? 10 गुने। प्राथमिक उपचार का उपकरण है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? बैंडेज और टेप। क्या है? बैंडेज और टेप। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि
आसवान बांध किस नदी पर बनी है? आसवान बांध किस नदी पर बनी है भाई? नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप में। रिक्टर पैमाने से हम भूकंप को, उसकी तीव्रता को नापते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी को हम बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी को हम बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं? महासागर के तल में कंपन को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। और चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ, कौन अनवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जल्दी नहीं बनते हैं, ये नवीकरणीय नहीं है बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरिया। ये कहाँ? जेनेरिया कहाँ है? ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? ब्राजील में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा राज्य होता है भाई? भारत का ओडिशा राज्य। भारत का ओडिशा राज्य ये किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? चक्रवाती तूफान से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन, तो इसमें हम मिट्टी और हवा को अजैविक संसाधन के रूप में जानते हैं। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान कहाँ चलाया था? नर्मदा नदी कहाँ? गुजरात में। तो यह अभियान कहाँ चला था? गुजरात में चला था। किस लिए चला था? कि वहाँ पर बांध बनाया जा रहा था। मेघा पाटेकर, याद रखेंगे इस नाम को याद रखेंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कहाँ चलाया था? चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। कौन सा जिला? चमोली जिला। कौन सा जिला? चमोली जिला। और डेट याद रखेंगे जरूर, डेट जरूर याद रखेंगे भाई, 1973। कब है? 1973। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। याद रखेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। कौन सा है? रेगुर मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? याद रखेंगे राजस्थान क्या है? मरुस्थल क्या है? थार डेजर्ट क्या है? थार डेजर्ट। तो राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। कहीं भी भारत में मरुस्थल की बात होगी तो हम आंख बंद करेंगे, राजस्थान टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? राजस्थान टिक करेंगे। चलिए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या है भाई? उत्तर अधिक सिंचाई। क्या करते हैं वहाँ के लोग? अधिक सिंचाई करते हैं। वहाँ चूंकि वो पूरी कृषि पर आधारित है तो वो लोग अधिक सिंचाई करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके? अनाज उगा सकें। चलिए 18वां क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक नई होती है और एक पुरानी होती है। पुरानी किसको कहते हैं? बांगर को। और नई किसको? खादर को। याद रखेंगे बांगर और खादर। खादर बांगर, पहले ख है नहीं होगी। पुरानी ब पहले बाद में आता है, ब क्या बाद में आता है, तो बांगर। पुरानी कौन? बांगर। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने, मृदा निर्माण का कारण है? उत्तर जलवायु। उसके बाद क्या है? वनस्पति और चट्टान। ये सब क्या है? मृदा निर्माण का कारक बनता है। क्या बनता है? कारक बनता है। चलिए 20वां प्रश्न है, काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी किससे संबंधित है? तो कपास की खेती से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 21वां प्रश्न आपके सामने है, नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? अभी आपको बताया था खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी को बांगर, पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए 22वां प्रश्न, कौन सी मिट्टी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मिट्टी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? जलोढ़ मिट्टी। यानी जहां अभी अभी क्या आया हो? सैलाब आया हो। क्या आया हो? सैलाब आया हो। तो वहां पे क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी? नई खादर होगी। ठीक है, और खादर होगी, और अगर पुरानी है तो बांगर होगी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मृदा को अपने स्थान से विविध स्थान पर स्थानांतरित होने को
की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? एक मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी वजह से चली गई हो, खसक गई हो, बह गई हो, ढह गई हो, उसको क्या कहेंगे? भूक्षरण कहेंगे। क्या कहेंगे? भूक्षरण कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मारिएगा भाई, जवाब मारिए। भूक्षरण, भूक्षरण क्या कहेंगे? भूक्षरण कहेंगे। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। सोपानी कृषि किस राज्य में सर्वाधिक होती है? याद रखें, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कैसे होती है? ऐसे ऐसे करके सीढ़ी नुमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीढ़ी नुमा बनाते हैं। और ये जो गैप है, इसी गैप में क्या करते हैं? इसी गैप में कृषि का काम करते हैं। क्योंकि पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? ऐसे ढलान होता है, तो इसको क्या करते हैं? गैप बना बना करके और इसमें कुछ जगह बनाते हैं और इसी जगह पर क्या करते हैं? इसी जगह पर क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीढ़ी नुमा कृषि। कैसे सीढ़ी नुमा बनाते हैं? 25वां प्रश्न आपके सामने है। वृहद क्षेत्र में पृथ्वी पर जल के स्थित होने के कारण पृथ्वी कैसी दिखती है? कैसी दिखती है भाई? कैसी दिखती है? और क्या कहा जाता है इसको? नीली दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। चलेंगे भाई अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो मनुष्य के शरीर में, प्राणियों के शरीर में, जो भी जानदार हैं उसके शरीर में क्या है? जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? याद रखेंगे 65%। कितने परसेंट? 65। याद रखेंगे। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। किससे संबंधित है? भाखड़ा नागल बांध से। भाखड़ा नागल, याद रखेंगे, भाखड़ा नागल से संबंधित है। याद रखेंगे। 28वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? उत्तर इसका महानदी। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए। हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, मानव निर्मित कैसा जलाशय? मानव निर्मित। याद रखेंगे सबसे बड़ा मानव निर्मित कहाँ है भाई? उत्तर। कहाँ है भाई? याद रखेंगे उत्तर। गोविंद बल्लभ कहाँ है भाई? कौन सा नाम है? क्या नाम है? गोविंद बल्लभ। कौन सा नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद रखेंगे ये नाम, गोविंद बल्लभ पंत सागर। 30वां क्वेश्चन। बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का बढ़ा है भाई? किस तत्व का? आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है भाई? आर्सेनिक का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कहाँ होती है भाई? मानसीराम में। कहाँ होती है? मानसीराम कहाँ स्थित है भाई? मेघालय में। कहाँ स्थित है भाई? मेघालय में। याद रखेंगे। पूर्व उत्तर राज्य कहाँ है भाई? पूरब में। पूर्व उत्तर मेघालय। याद रखेंगे। असम के जस्ट नीचे पड़ता है शिलोंग। याद रखेंगे। मेघालय, सब कुछ याद रखेंगे मेघालय से रिलेटेड। चलिए 32वां प्रश्न है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांध है, देश की जो परियोजना थी, बांधों की परियोजना, इसको भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? मंदिर कहा। इसको पवित्र रखा जाए, इसकी इज्जत की जाए। किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए 33वां प्रश्न आपके सामने। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित? किस राज्य से संबंधित? नर्मदा घाटी। याद रखेंगे। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा का किस? गुजरात। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्यों से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। चलिए 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सम्मेलन हीराकुंड बांध। हीराकुंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध जहां भी आए आप उसको 100% वाली टिक लगाइएगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। जो भी लोग कल एग्जाम में जाने वाले उनकी सहायता कीजिए, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। चलिए हमारा साथ है, आपका विश्वास है, हमारा विश्वास और आपका साथ है। 35वां क्वेश्चन आपके सामने। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी। भाखड़ा नागल सतलज नदी और हीराकुंड महानदी। भाखड़ा नागल सतलज नदी। याद रखेंगे। अगला आपके सामने 36वां प्रश्न। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? ये जल नीति 1987, याद रखेंगे, सितंबर 1987 में कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर। किस पर? कावेरी पर। याद रखेंगे कावेरी पर। किस पर है? कावेरी पर। चलिए 38वां प्रश्न। भूमिगत जलस्तर के गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई भाई? वर्षा जल संग्रहण। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में एक बनाया गया है जहां पर बारिश का पानी छतों से होते हुए एक नाली से और जो जल संग्रहण नीचे बनाया गया वहां जाकर के स्टोर होता है। इसको क्या कहते हैं? वाटर शेड मैनेजमेंट। और ड्रिप सिंचाई बहुत जरूरी है। हम खेतों में क्या करते हैं? पानी को बहाते हैं और वो पानी फिर क्या होता है? वो पानी सब जल जाता है, उड़ जाता है, खराब हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। तो हमारे जो भूमिगत जल है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। लिहाजा ड्रिप सिंचाई, एक पाइप में छोटे छोटे छिद्र कर उसको खेतों में बिछाए और जरूरत के मुताबिक पेड़ों तक पानी पहुंचाए, ये ड्रिप सिंचाई होती है। चलिए 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? याद रखेंगे तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा, दक्षिण भारत, कौन सा भाई, भारत, भारत क्या, भारत क्या, ये ऊपर 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 और ये नीचे नीचे, तो ये दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का सबसे तुंगभद्रा। 40वां प्रश्न, किस भाग में मैग्रोवन किस भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, मैग्रोवन किस भारत में सबसे अधिक, तो सुंदरवन में, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल में। किस नदी में, किस नदी, तो गंगा, किस नदी, गंगा याद रखेंगे। चलिए 41वां प्रश्न, शावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, कर्नाटका में, कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में, ये सबसे बड़ी नहर है। चलिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तर झारखंड में। दामोदर नदी कहाँ है, झारखंड में, कहाँ है ये परियोजना, झारखंड में। 44वां प्रश्न है, 2008 में उत्तर बिहार के कोशी में सबसे बड़ा बाढ़ आया था, ये आपको बताया गया है 2008 में उत्तर बिहार के कोशी में, कोशी क्या है, उत्तर बिहार में, गंगा की सहायक नदी कोशी, ठीक है, इसमें बाढ़ आया था और बहुत ही भयानक तबाही लाया था ये। तरुण भारत संघ कब राजस्थान में, राजेंद्र सिंह याद रखेंगे ये नाम, तरुण भारत संघ, जब भी तरुण भारत संघ की बात आएगी राजेंद्र सिंह को याद रखेंगे। कहाँ है भाई, 1975 राजस्थान में, 1975 राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है 46 नंबर, बिहार के पहली एवं प्राचीन नदी घाटी परियोजना, बिहार की पहली एवं प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है, याद रखेंगे, बिहार में सोन नदी, कौन सी है, सोन परियोजना याद रखेंगे, सोन नदी, ठीक है। चलिए ये नदी दक्षिण बिहार से गंगा की सहायक है, दक्षिण बिहार से किधर, गंगा की सहायक नदी है। गुजरात में बांध के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था, अभी आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखेंगे, मेघा पाटेकर को याद रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या हो रहा था, बांध बनाने में विरोध कर रहे थे, ठीक है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था, विश्व में, पूरी दुनिया में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था, याद रखेंगे 400 करोड़, कितना, 400 करोड़ हेक्टेयर पर। चलिए 49वां प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आजकल प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन हो रहा है, हम घर बना रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होगा। इस भारत को, इस देश को, इस दुनिया को अगर हमें बचाना है और इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको इसी तरह से सही रखना है तो फिर हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। 50वां प्रश्न आपके सामने, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, बाघ के लिए, किसके लिए, याद रखेंगे, कान्हा जब भी बात आएगी, कान्हा किसके लिए, बाघ के लिए, याद रखेंगे। चलिए अब 50 प्रश्न आपके पूरे हो गए। एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर इसी तरह की क्लास चाहिए तो आप हमारे एडुका मेस के साथ जुड़िए और हमारी टीम आपके लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है। चलिए 51वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप इसका जवाब खुद से करेंगे। चलिए भाई जवाब आ रहा, मयूर। 52वां प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, अभी इस पर बात हुई थी, ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल, किस राज्य में भाई, पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा जलीय जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है, सिर्फ भारत में जब बात आएगी डॉल्फिन, ये हमारा जलीय राष्ट्रीय जल पशु, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा मानव से ये बहुत ज़्यादा सटने वाला और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला है और इसमें बच्चों में कहानियों के जरिए इसको पढ़ाया गया। डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, याद रखेंगे, गंगा में पाई जाती है, गंगा नदी, ठीक है। 54वां प्रश्न, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, भाई, याद रखेंगे 3 वर्गों में, कितने में, 3 वर्गों में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गिर राष्ट्रीय, गुजरात, गिर ग, याद रखेंगे, ग से गुजरात, गिर गुजरात। चलिए अगला 56वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, नंद देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक किसको कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक, योग के जनक पतंजलि। आयुर्वेद चरक याद रखेंगे, इनके नाम से लखनऊ में एक हॉस्पिटल भी चलता है, ठीक है, चरक। 58वां प्रश्न आपके सामने, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1973, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में, याद रखेंगे, असम में, इसका सही जवाब असम में, याद रखेंगे, चलिए 60वां प्रश्न, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, वन्य जीव बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952, याद रखेंगे 1952 भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, वन्य जीव को सुरक्षित करने की बात की गई और इसका गठन किया गया। चलिए 1952। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 61 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है
कैंसर में, किस में होता है, किस बीमारी में, कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है। 62वां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, याद रखेंगे उत्तराखंड, आंख बंद करके मारेंगे उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और 63 नंबर भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटे की बात करें, जैव मंडल रिजर्व कौन सा है भाई, याद रखेंगे, कौन सा है, याद रखेंगे भाई, डिब्रू है, कौन सा है, डिब्रू सौखवा, याद रखेंगे इसको। और 64वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, 64वां कुनैन का उपयोग होता है, किस में होता है भाई, मलेरिया में होता है, किस में होता है, मलेरिया में होता है। और 65वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा। चलिए 66वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो 24.62 याद रखेंगे, 24.62 आप याद रखेंगे, इसमें का 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 24.62। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर हिमाचल प्रदेश में, रोहिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। वनों के विस्तार में विश्व का पहला देश कौन सा है, ब्राजील है, पहला देश क्या है, ब्राजील है वनों के विस्तार में। और भारत का सबसे पहला राज्य अगर कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा वनों का विस्तार है, तो वो कौन होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में बहुत से वन है, ठीक है। रेड डाटा बुक क्यों होता है, क्या होता है, क्यों बनाया गया, चलिए इसको देखते हैं। रेड डाटा बुक, 70वां प्रश्न, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कोलकाता और वन अनुसंधान संसाधन देहरादून के द्वारा एक सूची बनाया गया, क्यों बनाया, रेड डाटा बुक में उन पशु को, उन जानवरों को, उन पशु को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन पर काम किया जाता है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 71वां सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है भाई, राजस्थान में, याद रखेंगे। और इसके बाद मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, पेरियार यहाँ पेरियार नदी, याद रखेंगे, पेरियार नदी है, क्या कर उसमें क्या खासियत है, लोग नाव से उसमें सफर करते हैं, याद रखेंगे। बिहार में वन का विस्तार कितना है, 7.84। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे स्लाइड में लगे हुए हैं, आप इंतजार करें, यहाँ रुके देखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे। चलिए बिहार में वन का विस्तार कितना है, 7.84, 7.84। चलिए 75वां प्रश्न, मॉर्फिन का उपयोग क्यों होता है, दर्द निवारक के लिए, मॉर्फिन क्यों दर्द निवारक के लिए देते हैं। चलिए 76वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, अरावली और बंगाल एवं उड़ीसा के बीच के क्षेत्र गंगा का मैदान क्षेत्र कहलाते हैं। भारत को 3 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, पठार, मैदान और पहाड़, और उसका तटीय मैदान। ये कुल भारत को अगर प्राकृतिक रूप से बांटेंगे तो इस तरह से होगा। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1952। आप याद रखेंगे, अभी पीछे प्रश्न आ चुका है, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1952। चिपको आंदोलन 1973, अभी आपके सामने आया, झारखंड के टेहरी गढ़वाल, चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम जरूर याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम जरूर याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968, ये पीछे प्रश्न आ चुका है, 1968 प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु किया गया था। क्यों किया गया था, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण की जाए, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, अभी गुजरा है। विश्व आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, अभी गुजरा है। चलिए आपके सामने 81वां प्रश्न प्रस्तुत है, विश्व प्राकृतिक एवं रक्षा अधिनियम कब आया, 1972। कब आया भाई, 1972, याद रखेंगे। 82 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, 10 kg, कितना मैग्नीज कितना लगता है, 10 kg, कितना 1 टन इस्पात बनता है, कितना 1 टन। भारत में किस खनिज का अभाव है, उत्तर लेड का, किसका, लेड का। पीतल बनाने में किस चीज का, तांबा और जत्ता दोनों से बनता है, तांबा और जत्ता दोनों से क्या बनाते हैं, कोयला। अनवीकरणीय संसाधन है, इसको हम तुरंत नहीं बना सकते हैं, तुरंत हम पैदा नहीं कर सकते हैं। लकड़ी वाले कोयले की बात नहीं हो रही है, ये जो खनिज पदार्थ में जो जमीन से प्राकृतिक तौर पर जो कोयला निकलता है उसकी बात हो रही है, ये अनवीकरणीय है, इसको हम दोबारा जल्दी नहीं बना सकते हैं, इसमें करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, 86 नंबर, खनिजों में कोडरमा
किससे संबंधित है? अब्रक से। किससे संबंधित है? कोडरमा। कहाँ है कोडरमा? किससे? अब्रक से। चलिए, लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। हम लोहा पैदा नहीं कर सकते हैं। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए देखते हैं किसमें लौह युक्त कौन कौन से खनिज क्या है लौह युक्त है। तो सबसे पहले इसमें आएगा मैग्नेटाइट। कौन सा आएगा? मैग्नेटाइट। उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिग्नाइट। ये तीनों याद रखेंगे, ये जरूर क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नाइट। चलिए 89 किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी, उद्योग क्रांति याद रखेंगे, उसकी जननी किसको कहा था? लोहा को कहा जाता है। यह सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए आगे। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। सबसे ज्यादा बक्साइट कहाँ? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा बक्साइट उड़ीसा में। चलिए 91 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। कार्बनिक खनिज, कोयला, कार्बन जब भी नाम है कोयला। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर ओडिशा। लौह अयस्क उड़ीसा। जब कोयले की बात आएगी झारखंड हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बक्साइट। बक्साइट की पड़ती है। किसकी पड़ती है? बक्साइट की। चलिए 94 नंबर। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैग्नीज में उड़ीसा। बक्साइट में उड़ीसा। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादक उड़ीसा। चलिए, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? अब्रक में। किसमें है भाई? अब्रक में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का अब्रक राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोडरमा को। भारत का अब्रक राजधानी। भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ भाई? असम में। याद रखेंगे, असम में। डिगबोई 1901 डिगबोई असम। याद रखेंगे। 98 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बरौनी तेल शोधक 1964। कब भाई? 1964। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। 99 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। 99 नंबर। प्राकृतिक गैस में विश्व पहला देश है। विश्व का पहला देश रूस है। उसके बाद क्या है? भारत का नंबर कौन सा? 18वां है। भारत का नंबर 18वां है। 100 नंबर प्रश्न आपके सामने इसी के साथ प्रस्तुत है और ये शतक लगा दिया गया है। प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897। कहाँ? दार्जिलिंग। ये प्रश्नों की संख्या 100 तक पहुंच गई। आपके प्रश्नों की संख्या कहां तक पहुंच गई? 100 तक पहुंच गई भाई। कितने तक पहुंच गई? 100 तक पहुंच गई। आपके प्रश्नों की संख्या कहां तक पहुंच गई? 100 तक पहुंच गई। ठीक है, याद रखेंगे 100 तक आपके प्रश्नों की संख्या पहुंच गई है। ये 100 लग गया। आप एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए 101 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है लेकर 101। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या? दक्षिण भारत अभी बताया। नीचे आना है, किधर आना है? ऊपर नहीं, नीचे। दक्षिण भारत तुंगभद्रा, ये गुजर चुका है क्वेश्चन। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा बांध है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। चलिए 103। भारत का सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज। हीराकुंड महानदी और भाखड़ा नागल सतलज नदी। चलिए 104 नंबर। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ? डिगबोई असम। अभी आपने देखा डिगबोई असम। चलिए 105। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र को उत्तर कोयला होगा। इसका क्या होगा? कोयला होगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो कौन सा है? कौन? झारखंड में। जादूकोड़ा। क्या है नाम है? यूरेनियम जादूकोड़ा। अभी यहाँ लोगों की स्थिति बहुत खराब है। जो बच्चे हैं उनका जो है वो अस्थि बाधित हो रहे हैं। उनका पाँव काम नहीं कर रहा। महिलाएं जो हैं वो बच्चों के लिए तरस रही हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तरह तरह की बीमारियां यहाँ पैदा हो रही हैं। तो जादूकोड़ा के लोग अभी बहुत परेशान है झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न है 107 नंबर। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड। सर्वप्रमुख कोयले की बात आएगी, सर्वप्रमुख झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अब चलिए तारापुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुरा महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा की जब भी बात आएगी, पुराने की बात आएगी, तारापुरा की बात आएगी तो कौन सा होगा? तारापुरा होगा। सबसे घटिया कोयला किसको कहा जाता है? पीट को कहा जाता है। सबसे घटिया कोयला पीट को कहा जाता है। चलिए आगे पूछेंगे अभी कि सबसे अच्छा कोयला किसको कहा जाता है? ठीक है, बिटुमिनस। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे तारापुर। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट। उसके बाद चलिए माणिकरण
भूताप या ऊर्जा संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? चलिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मारेंगे भाई? हिमाचल प्रदेश में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? चलिए भाई लोग आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले किस प्रकार का, मुख्यतः किस प्रकार का? सबसे ज़्यादा अगर भारत में बात करेंगे तो बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? इसका भी उत्तर का रानीगंज होगा। क्या होगा? रानीगंज। इसका उत्तर क्या होगा? रानीगंज। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। अभी बात आई है पीछे, महाराष्ट्र में तारापुर, याद रखेंगे। एशिया का तो तारापुर, जब भी बात आएगी तारापुर लगाएंगे, एकदम आंख बंद करके लगाएंगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है भाई? पेट्रोलियम के साथ। याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ये क्या सब? जीवाश्म ईंधन है। ये सब क्या है? अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। इसको हम बहुत जल्दी बना नहीं सकते, अनवीकरणीय। ठीक है, याद रखेंगे भाई। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र क्या है? स्वदेशी प्रयास से, जिसमें भारत के बाहर किसी देश से कोई सहायता नहीं ली गई, तो याद रखेंगे कलपक्कम। क्या नाम है? कलपक्कम। नाम से ही समझ रहा है, ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है? याद रखेंगे, जब भी सौर ऊर्जा की बात आएगी, राजस्थान मारेंगे। क्यों भाई? वहाँ क्या है? मरुस्थल है, थर्ड डिजिट है, याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर किस चीज़ की उम्मीद है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ की संभावना है भाई? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की संभावना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 121 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण क्षेत्र काम कर रहे हैं? 18 है भाई। कितने हैं टोटल? 18 काम कर रहे हैं। 18 मिल करके भी अभी इस काम को इतना अभी और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी इसमें क्या है? अभी और आगे बढ़ाने की इसको ज़रूरत है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई भाई? दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। कब हुई थी? अभी आपको सामने पीछे प्रश्न आ चुका है। एक बार कमेंट में बताएंगे, एक बार जरूर कमेंट बताएंगे। पीछे प्रश्न आ चुका है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में अवस्थित है? याद रखेंगे, कर्नाटक में। कहाँ अवस्थित है भाई? कर्नाटक में अवस्थित है। कलपक्कम, याद आ गया। कलपक्कम, अभी पीछे बात आई। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु। अभी मैंने बताया था, ये बात किसकी हो रही है? साउथ इंडिया की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है। कलपक्कम नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन वहाँ पे तमिलनाडु के साथ ऑप्शन में आपके क्या रहेगा? कर्नाटका रहेगा। तमिलनाडु के साथ ऑप्शन में क्या रहेगा? कर्नाटका रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे। तमिलनाडु याद रखें, कलपक्कम तमिलनाडु। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया असम में। कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में है। चलिए अब चलिए कुछ फसलों से कुछ क्वेश्चन है। खरीफ फसल कौन है? चावल है, धान है। ये दोनों एक ही है। चावल धान एक ही है। मकई है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है। ये सब क्या है? खरीफ फसल है। ये सब क्या है? खरीफ फसल है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो उष्ण भी है और आर्द्र भी है। आर्द्र भी है। याद रखेंगे उष्ण भी है और आर्द्र भी है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में जो क्या नाम है, अररिया है, पूर्णिया है, इन सब जगहों पर चावल की खेती 2 बार होती है। एक उष्ण में होती है, एक आर्द्र में होती है। याद रखेंगे, ये नई चीज़ आपके लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन खाइए। क्या खाइए? प्रोटीन खाइए। कहाँ मिलेगा? दाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दाल में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जा चुकी है। काटने का समय अब आने वाला है। सोपानी कृषि अभी आ चुका है उत्तराखंड में। कैसे करते हैं? सीढ़ीनुमा बनाकर। कैसे करते हैं भाई? सीढ़ीनुमा बनाकर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 131 नंबर। ऑपरेशन फ्लड क्या है भाई? डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास है। याद रखेंगे भाई। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा भाई? धान है। क्या है भाई? यहाँ धान है सबसे ज्यादा। क्या है? धान है। कौन रबी फसल है? तो गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है। ये सब क्या है? रबी फसलें हैं। ये क्या है? सब रबी फसलें हैं। जौ, मटर, गेहूं, चना, सरसों सब अभी इसको बो दिया गया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। रोपण फसल का उदाहरण कौन सा है? रबर है, चना है, चाय है। रबर, चाय और गन्ना। सॉरी, चना नहीं, चाय और गन्ना है। ये सब क्या है? रोपण है। ये सब क्या? कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमा है। क्या नाम है इसका? राजमा है, जो नाइट्रोजन का क्या नहीं करती है? स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 136 नंबर। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है भाई? भारतीय खाद्य निगम। भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। कौन है? कोलकाता। कौन है भाई? कोलकाता है। चलिए ओस प्रकार है किसका? ओस धान का एक प्रकार है। किसका प्रकार है भाई?
धान का, याद रखिए। ओस से आप कुछ और ना समझ जाइएगा, ओस से आप कुछ और ना समझ जाइएगा। धान का एक प्रकार है, क्वेश्चन आएगा ओस प्रकार है किस चीज़ का, और उसमें ऑप्शन में आप जिस ओस को समझते हैं वो दे दिया जाएगा और आप गलत करके आएंगे, इसलिए धान याद रखेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, एक बार लाइक करेंगे भाई, एक बार ठोक के लाइक करेंगे और एक बार अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इसको। 139 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर तमिलनाडु। दक्षिण भारत की जब बात आएगी तमिलनाडु, उत्तर भारत की बात उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तमिलनाडु। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। 1992 कहाँ हुआ भाई? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ये प्रश्न अभी ऊपर आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ। कब हुआ? 1997 में न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? सितंबर 2002। सितंबर 2002। सितंबर 2002 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। चलिए चलिए, क्योटो सम्मेलन, क्योटो किससे संबंधित है? जापान से। किससे संबंधित है भाई? जापान से। किससे संबंधित है? जापान से। याद रखेंगे, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? जापान, 1997। 1997। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी 1997। ये दोनों 1997। याद रखेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। और क्योटो कहाँ हुआ? जापान में। जायद फसल किसको कहते हैं? खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज। ये सब क्या है? गर्मी में जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये सब अलग से एक प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिलता आपको, लेकिन एक उसका वेदर बनता है और ये सब फसलें उसमें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। नेपानगर। नेपानगर प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज आपको चाहिए, कहाँ चले जाइए? नेपानगर चले जाइए, सबसे अच्छा अखबारी कागज आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है टाटा। टाटा, क्या नाम है? टाटा लौह और इस्पात। टाटा लौह और इस्पात कंपनी, याद रखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। कब हुई? 1907। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? रूस। जब भी सहयोग की बात आएगी आप रूस मारिएगा। क्या ये? रूस, ज़्यादातर रूस, क्योंकि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया, वो 1971 की जंग हो या जब भी हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया, इसलिए अब भारत को भी रूस का साथ देना चाहिए और भारत रूस का साथ दे रहा है। 149 नंबर प्रश्न आपके सामने। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में भाई। 150 सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अर्वक उद्योग के लिए। किसके लिए? याद रखेंगे। एक 150 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। अब चलिए 150 के बाद 151 से एक नए मोड पर हम लोग चलते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? सिलिकॉन। बेंगलोर मारेंगे, किसके लिए बात? बेंगलोर मारेंगे, किसके लिए? बेंगलोर। और सिल्क सिटी की बात आएगी, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, बेंगलुरु। और सिल्क सिटी तो अपना भागलपुर, सिल्क सिटी अपना भागलपुर। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। याद रखेंगे 1314वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर। कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। 154 नंबर। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? उत्तर दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर में। चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा है। क्या नाम है? कोलकाता हावड़ा। चलिए आगे चलते हैं। 156 नंबर प्रश्न। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो चलिए देखते हैं। सौर ऊर्जा, इसको हम बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। एक दिन धूप होगा, हम क्या करेंगे? सोलर प्लेट ले जाएंगे, रख देंगे और वहां से हम बैटरी में चार्ज को और क्या नाम है, जमा कर लेंगे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा याद रखेंगे, पवन ऊर्जा। जल विद्युत, ये सब क्या है? नवीकरणीय, इसको हम बना सकते हैं। पानी की धाराओं को से टरबाइन घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए 157 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर होगा स्टॉकहोम में, स्वीडन में है। क्या? स्टॉकहोम। 1972। चलिए 158 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर चेन्नई में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में। कब हुआ? 1904 में। याद रखेंगे भाई, 1904 में। 1904 में सबसे पहला। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता? बर्मिंघम कहाँ है भाई? इंग्लैंड में। बर्मिंघम कहाँ? लेकिन भारत में जब बर्मिंघम की बात आएगी, जमशेदपुर टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? जमशेदपुर को टिक करेंगे। ऐसे बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है? याद रखेंगे आप लोग। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तृतीय पंचवर्षीय, तीसरी, किस में? तीसरी में। याद रखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया?
तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। 161 नंबर आपके सामने। सूती वस्त्र में अग्रणी है कौन है? मुंबई है भाई। सूती वस्त्र की बात आएगी मुंबई। क्यों? कपास की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। क्यों भाई? कपास की खेती। काली मृदा कहाँ है? काली मृदा कहाँ है भाई? काली मृदा की बात आएगी, महाराष्ट्र चले जाएंगे। जब वहां काली मृदा होगी तो कपास की खेती होगी, तो सूती वस्त्र ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। प्रथम सूती कपड़े का मिल किस की स्थापना कब हुई? मुंबई 1854। 1854 काबसजी नानाबाई डाबर ने लगाई थी। किसने लगाई थी? काबसजी नानाबाई डाबर ने। याद रखेंगे नाम को, काबसजी नानाबाई डाबर ने। जूट का पहला कारखाना स्थापित हुआ कोलकाता 1855। कोलकाता 1855। देखिए सूती का कहाँ हो रहा है? सूती का हो रहा है, सूती का हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई? मुंबई में हो रहा है। सूती का कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। कब हो रहा है? 54 में, 55 में। जूट का हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जूट का। क्यों? सूती के लिए कपास महाराष्ट्र में है, जूट के लिए बंगाल में है, इसलिए कलकत्ता में। याद रखेंगे। पश्मीना ऊन कश्मीरी। पश्मीना ऊन कहाँ में? कश्मीरी। कश्मीर के लोग, जो बहुत ठंडी पड़ती है, 5000 फीट की ऊंचाई पर अपनी बकरियों को ले जाते हैं और प्राकृतिक रूप से उन बकरियों के शरीर पर एक बहुत ही पतली बाल की लेयर आती है और उन्हीं बालों से पश्मीना शाल और पश्मीना ऊन बनाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, चूँकि मेहनत भी है और बहुत ही कम इसका उत्पाद हो पाता है। कृत्रिम वस्त्र है, याद रखिएगा। सूती वस्त्र क्या है? ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। लेकिन नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रियॉन है, एक्रेलिक है और पॉलीमर है, ये सब क्या है? कृत्रिम है। ये सब मानव द्वारा बनाए गए हैं, लैब टेस्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। 166 नंबर। वर्तमान भारत का पहला गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पहला गन्ना उत्पादक कौन सा? उत्तर प्रदेश। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना अभी देख चुके हैं, झारखंड स्थित है, जमशेदपुर, 1907। अभी देखा आपने। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? रानीपेट। कहाँ हुई? रानीपेट, तमिलनाडु में। ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है। सबसे बड़ा तीसरा, विश्व का तीसरा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन करने वाला देश है। नाइट्रोजन युक्त किसके लिए उर्वरक है? उर्वरक है, क्या है? खेती के लिए फायदेमंद है। भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखेंगे, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। कौन है भाई? भारत है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे? इथेनॉल बनाएंगे और इसके बाद हम लोग पेट्रोलियम को कम करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, ताकि हमारे देश में दूसरे देशों से माल कम आए और यहाँ का माल, यहाँ का पैसा, यहाँ की करेंसी बचे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। 3 पहिया स्कूटरों का निर्माण भारत का संसार में पहला स्थान है। 3 पहिया स्कूटर, 3 पहिया स्कूटरों का निर्माण। टेम्पू, याद रखेंगे। अब आ गया है ई रिक्शा, ये सब क्या है? 3 पहिया है। ठीक है। इसका सबसे पहला स्थान भारत का है पूरे विश्व में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई भाई? 3 दिसंबर 1984। यह दिन दोबारा ना आए। 3 दिसंबर 1984। बिहार के पहले रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन? ईस्ट इंडिया रेलवे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र भाई। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन है? महाराष्ट्र। मारेंगे जी। 175 नंबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्ग। चलिए भाई 176 नंबर देखते हैं। परिवहन के संसाधनों के सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? जल है। सबसे सस्ता जल है। समुद्र में नाव उतारिए, अपना जहाज उतारिए और जहां मन में आता है चले जाइए। लेकिन अब बहुत सारी चेक इन है और कहीं भी आप किसी भी बंदरगाह पर ऐसे ही नहीं रुक सकते हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी होती है। लेकिन यह है कि सबसे सस्ता है। किस दृष्टि से भाई? वित्तीय दृष्टि से, माल की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से सबसे सस्ता है। चलिए 177 नंबर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई मानेंगे जी। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग संख्या 7 है। 7 है। कौन सा है भाई? 7 है, याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे है? स्वनिर्मित किससे है? चतुर्भुज सड़क मार्ग से। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य, यह अपना हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल की बात आएगी, हाजीपुर मारेंगे जी। चलिए 181 नंबर। एशिया का प्रथम निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में। एशिया का प्रथम निर्यात कौन सा है भाई? निर्यात संवर्धन, ठीक है, केंद्र भारत में स्थापित किया गया था। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। 1854 में ये बहुत काम हुआ। 1854 में भारत में 1854 में बहुत काम हुआ, याद रखेंगे। डेक्कन
ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य से चलती है? महाराष्ट्र से चलती है। डेक्कन के नाम से आप नहीं चले जाएगा हैदराबाद, ओडिसी के नाम से आप नहीं चले, ओडिशा नहीं चले जाए, और रेलगाड़ी कहाँ से चलती है? महाराष्ट्र से चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से कहाँ जाती है? हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए आगे चलते हैं। 186 नंबर, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? प्राचीनतम जल है। क्या है? आपको वास्को डी गामा याद आ रहा होगा, वास्को डी गामा याद आ रहा होगा, याद आ रहा है नहीं आ रहा? वास्को डी गामा याद आ रहा होगा, कोलंबस याद आ रहा, अमेरिका खोज करने वाला कोलंबस याद आ रहा। सबसे प्राचीनतम कौन है भाई? जल परिवहन है। ठीक है, चलिए 187 नंबर, मोरमुगांव ओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। मोरमुगांव कहाँ है? गोवा में। ठीक है भाई। कांडला याद रखेंगे, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है भाई। एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे एशिया का सबसे पुराना है भाई, एशिया का सबसे पुराना जमालपुर रेलवे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 190 प्रश्न अभी आपके पास, अभी इस स्लाइड में और भी प्रश्न लगे हुए हैं, अभी 50 प्रश्न और हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे, आप याद रखेंगे। आप चलिए, आपका एग्जाम कल सफल होगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक। वायु परिवहन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन याद रखेंगे, लोग पहले ऊपरे ऊपरे उड़कर कहीं भी चले जाते थे, ऊपरे ऊपरे उड़कर कहीं भी चले जाते थे, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब क्या है कि आपको किसी भी देश में उड़ना है, बहुत सारे नियम कानून है, उसको फॉलो करने होंगे। तो 1953 याद रखेंगे, 1953। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 191 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? इसमें दो क्वेश्चन निहित है, इसमें 2 क्वेश्चन निहित है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम, यानी कोई पूछ सकता है आकाशवाणी का पहला नाम क्या था? आकाशवाणी का नाम पहला क्या था? तो ऑल इंडिया था, ऑल इंडिया था। कब बदला गया? 1957। कब बदला गया? 1957 में, याद रखेंगे 1957 में। ठीक है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बनती है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बनती है। उसके बाद किसकी बनती है भाई? उसके बाद बनती है हमारे बिहार की। भारत का प्रथम निर्यात प्रबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में। अभी आपको गुजरात कांडला आया था, याद रखिएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई। और इसके बाद भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं 196 नंबर प्रश्न की ओर। मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। मध्य का कहाँ है? मुंबई में। मध्य का कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई याद रखेंगे। उसके ऊपर आएंगे जयपुर याद रखेंगे, इधर आएंगे हाजीपुर याद रखेंगे। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इंदौर नहीं है, इंदौर है। ठीक है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, याद रखेंगे इस नाम को। रेडियो का प्रसारण, रेडियो का प्रसारण की जब बात आएगी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे क्या है? अभी मुंबई क्या है? फिल्म सिटी है। रेडियो क्या है? फिल्म क्या है? प्रसार है एक तरह का। ठीक है, मनोरंजन का प्रसार है। रेडियो क्या है? खबरों का प्रसार है ना? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 199 नंबर प्रश्न, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? उत्तर मध्य रेलवे, याद रखेंगे इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी। क्या नाम रखा गया? आकाशवाणी। 1957, याद रखेंगे भाई। इसी के साथ हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। कितने पूरे हो गए भाई? 200। दोहरा शतक लगा दिया हमने, दोहरा शतक लगा दिया। आपका प्यार हमारा विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं? 201 नंबर, पक्की सड़कों को सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। छोटे छोटे समूह है, द्वीप समूह है। लक्षद्वीप क्या है? छोटे छोटे द्वीप समूह है। बहुत दूर तक क्या है? पक्की सड़क जा नहीं सकती, बहुत दूर तक पक्की सड़क जा नहीं सकती, इसलिए लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय रेल परिवहन का विकास कब हुआ? कब हुआ भाई? 16 अप्रैल 1853। कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में हुआ, डलहौजी के शासन में। किसके? डलहौजी के शासन में। रेल परिवहन 1853 पहली बार कहाँ से? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। कितना? 34 किलोमीटर। किलोमीटर जरूर याद रखेंगे। कितना किलोमीटर?
34 किलोमीटर। कहाँ? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। चलिए 203 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विमान निगम का मुख्यालय कहाँ है? विमान निगम का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। कहाँ है भाई? विमान निगम का मुख्यालय बिहार में। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किस जिले में? रोहतास में होता है सबसे ज्यादा। कहाँ होता है? रोहतास में। और ये कहाँ है? दक्षिण बिहार में। किधर है? दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार का जिला है रोहतास। चलिए कांवड़ झील किस जिले में है? तो बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ है भाई? बेगूसराय में। कांवड़ झील बेगूसराय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 206 कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है भाई? दरभंगा में। बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? कहाँ से हुई है भाई? अमरकंटक में। बिहार से अमरकंटक किस तरफ है? दक्षिण की ओर है। किस तरफ है? दक्षिण की ओर है। सोन नदी गंगा नदी की दक्षिण से सहायक नदी है, नीचे से सहायक नदी है। गंगा नदी की नीचे से सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ मिलती है भाई? सोनपुर में। कहाँ मिलती है? सोनपुर, हाजीपुर के पास में। ठीक है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। कौन है? उत्तर बिहार। देखिए ये हमारा बिहार है, नीचे से सुखाड़ है, ऊपर में क्या है? ऊपर में बाढ़ है। ये हमारा बिहार है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। ये तो बच्चों को भी पता होता है, ये तो आप जरूर मानेंगे। चलिए भाई 38 जिले। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ बाढ़ आते रहता है तो बिहार में प्रायः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और खास तौर से जब हम उत्तर बिहार की बात करेंगे तो पूरे तौर पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 211 नंबर गंडक परियोजना कहाँ है भाई? वाल्मीकि नगर में। कहाँ है भाई? वाल्मीकि नगर। याद रखिएगा बिहार के चंपारण में। कहाँ है भाई? चंपारण में। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। कितना प्रतिशत भाई? 60%। यहाँ के लोग कृषि करते हैं और उसी पर इनका जीवन यापन होता है। काकोलत जलप्रपात प्रातः बिहार के किस जिले में? नवादा में। काकोलत की बात आएगी नवादा चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल की। एक देश, सिर्फ एक देश है, मात्र एक देश जिसकी सीमा किससे मिलती है? बिहार से मिलती है, तो वो है नेपाल। वो हमारा नेपाल है। मांद्रा पहाड़ी किस जिले में है? बांका में। किस जिले में भाई? बांका में। किस में है भाई? बांका में। आगे चलेंगे। 216 नंबर बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना है। सोन परियोजना है। ठीक है। चलिए भाई बिहार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? सिर्फ 7। जरूरत है अभी इसमें वन के विस्तार की, जरूरत है अभी वन के विस्तार की। क्योंकि पर्यावरण, क्योंकि माहौलियात, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो बदलाव हो रहे हैं उसमें बहुत परेशानी हो जाएगी हमें और हमारे बाद आने वाले लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। दो 218 नंबर दक्षिण बिहार नदी है सोन नदी। दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है भाई? सोन नदी। अभी देखा आपने, नीचे से जाके मिलती है। किधर से मिलती है? गंगा में। नीचे से मिलती है। गंगा क्या है? बिहार को दो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है। चलिए बिहार का कौन सा जिला जूट के लिए सबसे बड़ा? पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है पूर्णिया, याद रखेंगे। जूट उत्पादन सबसे बड़ा। 220 भारत में चावल का पहला स्थान कहाँ? पहला स्थान पश्चिम बंगाल। चावल का पहला स्थान किसका है भारत में? पश्चिम बंगाल का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो 221 नंबर बिहार में 76% जनसंख्या किस पर आधारित है भाई? 76%। 7% जमीन है किसके लिए? कृषि के लिए। और 76% जनसंख्या कितनी? 76% जनसंख्या किस पर? जनसंख्या किस पर? कृषि पर निर्भर है। कृषि पर। यह बिहार के लिए बहुत बुरी बात है। यहाँ पर अब क्या होना चाहिए? यहाँ पर अब क्या होना चाहिए? औद्योगिक क्रांति आनी चाहिए। यहाँ पर अब लोगों को काम मिलना चाहिए, फैक्ट्री खुलनी चाहिए। और यहाँ पर जो कच्चा माल बनता है, जो चीज़ें होती हैं, चूंकि यहाँ सिर्फ कृषि है तो जो गन्ना है इसके मिल यहाँ होने चाहिए और इसके ज़रिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको पेट्रोलियम में जो यूज़ किया जाता है उन सब की फैक्ट्री यहाँ देनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे 222 नंबर 2 क्वेश्चन। 2 कितना भाई? 2 चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन। 222 बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? याद रखेंगे 10.5। कितना है? 10.5। कौन सा जिला है भाई? कौन सा जिला है ये कौन सा जिला है? पटना है। कौन सा है भाई? पटना है। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में आग लेने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए भाई? ठंडा पानी डालना, आलू डालना चाहिए। ठीक है। आजकल हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट लगा देते हैं। क्या करते हैं? पेस्ट लगा देते हैं। उनको क्या करना चाहिए? ठंडी जगह में रखना चाहिए। ये बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? विश्व के बंगाल की खाड़ी में आई थी। कहाँ आई थी भाई? देखेंगे बंगाल की भयंकर सुनामी आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004। 2004 याद रखेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है?
उत्तर बिहार, पूरा उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ है, और दक्षिण बिहार सुखाड़ है। यही हमारा बिहार है, उत्तर बिहार बाढ़ है, दक्षिण बिहार सुखाड़ है। चलिए आगे चलते हैं। 226 नंबर, बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934। याद रखेंगे, ये चंपारण में आया था। कहाँ आया था? ये चंपारण में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, सारे घर तबाह हो गए थे, लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा है, क्या है? प्राकृतिक आपदा है, हम इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। बाढ़ है, सुखाड़ है, भूस्खलन है, भूकंप है, सुनामी है। बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ पर काम किया जा सकता है, इस पर हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाढ़ पर काम किया जा सकता है, सुखाड़ पर भी काम किया जा सकता है। ये परियोजना है, नहर परियोजना है, बांध परियोजना है, ये सब सुखाड़ को रोक सकती है। कैसे रोक सकती है? वहाँ के लोगों को पानी पहुँचाया जाए। क्या किया जाए? पानी पहुँचाया। भूस्खलन पर काम करना मुश्किल है, भूकंप पर काम करना और सुनामी पर काम करना मुश्किल है, लेकिन ये दो जो है, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 228 नंबर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग है। कौन सी है? सबसे विनाशकारी कौन सी होती है? एल तरंग। पृथ्वी पर कौन सी पहुंचती है? पी तरंग। पृथ्वी पर पहुंचने वाली कौन सी तरंग? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? देहरादून सबसे ज्यादा संवेदनशील है। चलिए आगे चलते हैं। 230, आगे 10 स्लाइड और लगी हुई हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी किसके आती है? समुद्र में भूकंप की आती है। क्या निशानी है? पानी को समुद्र अपनी ओर खींचने लगता है। क्या करता है? खींचने लगता है। क्या करता है? खींचने लगता है। अभी एक जगह की बात है, कुछ परिवार के लोग कहीं गए हुए थे समुद्र के किनारे, और वहाँ क्या हुआ, एक बच्ची ने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था और उसने भौगोलिक चीज़ों को जानती थी। वो उसने देखा कि पानी बहुत तेज़ी से समुद्र अपने ओर खींच रहा है। उसने लोगों को वहाँ पर जागरूक किया और सारे लोगों की जान बच गई, एक भी वहाँ पर हलाकत नहीं हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 230, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवहन क्या है? उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। 231 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवहन है? दक्षिण बिहार। अभी बताया, नीचे सुखाड़ है, ऊपर बाढ़ है, यही बिहार है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए होता है भाई? संसाधनों की खोज के लिए। इसके बाद आगे की जो स्लाइड लगी हुई है, वो स्लाइड आपके इसी एसएसटी का जो छूटा हुआ भाग है, क्या है भाई? क्या है? आपको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस और इस तरह की जो चीज़ें आपकी बचेंगी, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक बचेगी, आपकी पॉलिटी बचेगी, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने एक सर जुड़ने वाले हैं। आप उनका इंतजार करेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है किसके लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए होता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? देश भाई बांग्लादेश। चारों तरफ से नदी है, सब तरफ से सारी नदी जब परेशान होती है, बह जाती है, बांग्लादेश को डुबाने लगती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबी हुई लोगों का पता कैसे लगाया जाता है भाई? बहुत क्या होता है? भूकंप आता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। बिल्डिंगें क्या होती हैं? गिर जाती हैं। क्या होते हैं? गिर जाती हैं। मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं, तो किससे मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा से। कैसे कैमरा से? इंफ्रारेड कैमरा से उसका पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है, कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कैसा है, जिंदा है, क्या है, और फिर उनको निकाला जाता है। चलिए 235 नंबर देखते हैं। कच्छ किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से। किससे संबंधित है? जोन 5 से। चलिए 236 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 236 नंबर, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंग। अभी बात आई थी, कौन सी तरंग होती है? एल तरंग। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से होती है। कहाँ से होती है? केंद्र से होती है। कहाँ से होती है? केंद्र से होती है। याद रखेंगे, केंद्र से होती है। भूकंप के तरंग का मापन यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। भूकंप के तरंग का मापन यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। याद रखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एकदम आंख बंद करेंगे, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में। बिहार में 1934। गुजरात में 2001 में। याद रखेंगे। चलिए, भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। किस नगर में स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। इसके अलावा कुछ चीज़ें देख लेंगे, भारत को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये भारत है। भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत कहाँ से होती है? 8.4 से। कहाँ से? 8.4 से। और कहाँ तक जाती है? 37.6 तक। कहाँ से? 37.6 तक। ये याद रखेंगे। कर्क रेखा कितने राज? 8 राज गुजरते हैं। याद रखेंगे, कर्क रेखा से 8 राज गुजरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में जो जीएमटी टाइम का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है? याद रखेंगे, जीएमटी टाइम का निर्धारण कहाँ से होता है? जीएमटी टाइम का निर्धारण होता है इलाहाबाद से। चलिए, इसके आगे चूंकि टाइम बहुत हो रहा है और क्लास अभी सर लेंगे आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में बताएंगे कि ये चैनल आपके लिए सोचता है, आपके लिए काम करता है। धन्यवाद।
तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के पोर्शन